नमस्कार दोस्तों। सिलिकॉन वैली और क्रेडिट स्विस बैंकों के डूबने से अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। खास तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों यानी आईटी कंपनियों और बैंकों के शेयर प्रभावित हुए हैं। देश में इसको लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास भारतीय बैंकों को परिसंपत्तियों की देनदारी असंतुलन के प्रति आगाह कर चुके हैं। अमेरिका और यूरोप के बैंकिंग संकट भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे प्रसिद्ध आर्थिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया से। आलोक जी, 8 PM इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका और यूरोप का बैंकिंग संकट कितना बड़ा है, इसका असर कितना व्यापक हो सकता है। धन्यवाद अंकल जी। इस संकट के लिए आपको दो तीन चीजों पर एक ध्यान देना होगा। पहला, पूरे यूरोप, अमेरिका और समेत पूरी दुनिया में जबरदस्त महंगाई थी। महंगाई की दो वजह थी। एक तो रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन का टूटना, और इससे पहले कोरोना के कारण चीन का एक जो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री था, उसकी वजह से भी सप्लाई चेन टूट जाना। तो जी। इसकी वजह से जब सामान की और बेस मेटल्स की और सब जो चीजों की, कृषि उत्पादों की जब किल्लत हुई, तो महंगाई बढ़ना चालू हुई। और महंगाई इतनी बढ़ती गई कि यूरोप में, अमेरिका में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई, यूरोप में 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई। अब सवाल यह है कि इस महंगाई को थामना फेडरल बैंक का एक प्रमुख दायित्व होता है। किसी भी सेंट्रल बैंक का एक प्रमुख दायित्व होता है। अमेरिका में फेडरल बैंक, यूरोप में यूरोपियन बैंक, भारत में रिजर्व बैंक, जापान में बैंक ऑफ जापान, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये सब जो मुख्य जो केंद्रीय बैंक होती हैं, इनका काम होता है कि महंगाई को थामना। महंगाई को थामने के लिए इन्होंने एक चिर परिचित जो फॉर्मूला होता है कि मार्केट में जो कोरोना महामारी के कारण जो एक अतिरिक्त जो सप्लाई झोंकी गई थी, मैं इसको झोंकने का इस्तेमाल करूंगा शब्द का, जो अतिरिक्त सप्लाई, जो तरलता जो मार्केट में बढ़ाई गई थी, इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही थी। तो उस तरलता को इनको सोखना था, वापस सिस्टम से हटाना था, ताकि महंगाई पर कुछ अंकुश लगा सके। इसीलिए इन लोगों ने ब्याज दरें बढ़ाई। ब्याज दरें बढ़ाने का सबसे पहला फैसला अमेरिका का था, फेडरल बैंक का था। जी। फेडरल बैंक दुनिया का इतना इतना बड़ा, इतनी बड़ी उसकी सत्ता है, एक हैसियत है, कि उसमें ब्याज दरों का थोड़ा भी घटना, थोड़ा भी बढ़ाया जाना, दुनिया के आर्थिक बाजारों में और दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर असर डालता है। जी। वैसा ही इस बार भी हुआ। अब जब फेडरल बैंक ने जब अपने ब्याज दरें बढ़ानी चालू करी, तो काफी बढ़ाता चला गया। इतना बढ़ाता चला गया कि जिन लोगों ने, जिन बैंकों ने, जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपने लोगों के पैसा सुरक्षित करने के लिए बॉन्ड में निवेश किया था। बॉन्ड दरअसल वो एक ट्रेजरी का होता है, वो सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है किसी भी देश में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और किसी भी बैंक के लिए और वित्तीय संस्थानों के लिए। जी। भारत में भी लोग बॉन्ड खरीदे थे। अब यहाँ पर ये स्थिति हो गई कि उन्होंने लंबी अवधि का बॉन्ड खरीद लिया। अब सवाल ये है कि 5 साल या 8 साल की अगर अवधि का आप बॉन्ड खरीद लेते हैं, तो बॉन्ड में सबसे कम दरें होती है। देखिए, जितना कम जोखिम, उतनी कम ब्याज दरें। ये एक बेसिक एक सिद्धांत होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लंबा, आज भी देखिए, अगर आप बैंक में भी अगर आप एफडी करते हैं, तो हो सकता है कि 1 या 2 साल की एफडी पर आपको ज्यादा ब्याज मिल जाए। लेकिन अगर आप 9 साल की या 10 साल की एफडी पे आप करेंगे, चाहे कोई भी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, कोई हो, वो ब्याज कम देता है। वैसी स्थिति यहाँ भी। तो फेडरल बैंक ने जब ब्याज दरें बढ़ा दी, तो जाहिर सी बात है कि लोन भी महंगा हो गया। बाजार में सब चीजें महंगी, मतलब उस सब महंगाई पे तो अंकुश लगा। लेकिन जो कॉर्पोरेट और जो वित्तीय संस्थान हैं, जो दूसरे को लोन देते हैं, जो इंटरमीडिएरी होते हैं, वहां वो महंगाई दिखने लगी। अब दिक्कत ये हो गई कि जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदा था, जैसे हम आपने या किसी ने भी, मैं अमेरिका के संदर्भ में बात कर रहा हूँ या यूरोप के संदर्भ में, हम लोगों ने जो बॉन्ड खरीदा, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर वो बॉन्ड में हमको 2% या 2.5% का हमको ब्याज मिल रही है, ठीक है, हमने लंबे समय के लिए निवेश किया, सुरक्षित निवेश किया। अब यह है कि फेडरल बैंक ने जब ब्याज दरें बढ़ाना चालू किया,
वो तो बढ़ाते बढ़ाते तो काफी ऊपर निकल गया। अब ये स्थिति हो गई कि जो बॉन्ड से जो आपको ब्याज मिल रहा था वो कम मिल रहा था। तो जब कम मिल रहा था और अब जब फेडरल बैंक ने नया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का, वित्तीय संस्थानों का, या जिन लोगों ने उसमें निवेश किया है, उनका एक उनको भी ये लगता है, वो उनको भी समझदारी इसी में लगती है, ये पैसा निकालो जिस जो कम ब्याज दर पे लगा हुआ है, और अगर लगाना भी है तो जो ज्यादा ब्याज दरें पे आ रही हैं, जो नई स्कीम है उसमें लगाया जाए, मतलब नए बॉन्ड खरीद लिए जाए। ये सबसे बड़ा एक संकट रहा, जो पहली बैंक जो डूबी है, जिसके अभी आपने वो जो जिक्र किया, एक एसवीबी बंद हुई, उसकी भी मुख्य वजह यही है। और सिलिकॉन वैली बैंक मतलब जो बंद हुई, उसकी मुख्य वजह यही रही कि लोगों ने पैसा निकालना चालू किया। अब इसमें तो फिगर है कि एक दिन में बहुत ज्यादा पैसा निकाल दिया। मैं आपको एक दिन का बताता हूँ कि एक दिन का सिलिकॉन वैली में 42 बिलियन डॉलर एक दिन में जमाकर्ताओं ने मांग लिए सिलिकॉन वैली बैंक से। मजबूरन उसको अपना बेचना पड़ा। तो जो उसका ये जो एक आधार था, एक पुख्ता आधार था, सिलिकॉन वैली के पास में एसेट कम नहीं थे। अगर मैं एसेट की अगर बात करता हूँ, तो ये जो दिसंबर 22 की जो रिपोर्ट है, उसके पास में एसेट थे 110,36 अरब डॉलर, ये एसेट थे। उसके बाद डिपॉजिट थे, कम नहीं थे, 88,59 अरब डॉलर के उसके पास में जमा थी, मजबूत था। लेकिन फेडरल बैंक के जब ब्याज दरों के बढ़ाने के कारण, अब एक दिन में अगर कोई 42 अरब डॉलर अगर किसी से भी अगर मांग लेता है, तो वो कैसे पूर्ति करेगा, संभव ही नहीं था। तो ये इसलिए ये मुख्य देखने को कारण जो हुआ। है वो ब्याज दरों का बढ़ाना रहा। तो मुख्य तौर पे ब्याज दरों का बढ़ाना ना रहा मुख्य तौर पे। लेकिन आप करेंगे क्या? महंगाई से भी तो लोगों को बचाना है ना, मार्केट से भी जो अतिरिक्त पूंजी की जो तरलता है, उस जी, तरलता को भी तो कम करना है ना। तो बाजार से तो आपको पूंजी सोखना पड़ेगा ना, सोखेंगे तभी जब आप ब्याज दरें बढ़ाएंगे, ताकि लोग अपनी बहुत जरूरत के हिसाब से ही लोन लें। कोरोना के बाद वाला पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें से ये कह रहा है कि बड़े बड़े वित्तीय पैकेज जारी जारी किए गए। अमेरिका ने भी बहुत बड़े बड़े वित्तीय पैकेज जारी किए, यूरोप ने भी किए। भारत ने इस मामले में थोड़ा सा समझदारी का काम किया। मैं भारत के असर पर हालांकि आप बाद में बात करेंगे, पहले अंतर्राष्ट्रीय पे कर लेते हैं। तो इन लोगों ने बड़े बड़े राहत पैकेज जब जारी किए, लोगों को पैसे बांटे। अमेरिका ने $3,000 बांटे, फिर उसके बाद $2,000 बांटे प्रति व्यक्ति के, कनाडा में भी दिए गए, यूरोप में भी दिए गए। तो ये जो पैसे आए ना, इसी की वजह से महंगाई बढ़ी, और महंगाई को रोकना बहुत जरूरी है। महंगाई होने की वजह से लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा के सामान की खरीदारी में कटौती करने लगते हैं। जी, और एक सामान की किल्लत भी रूस यूक्रेन कोरोना महामारी के कारण चीन के सप्लाई चेन टूटना, और दूसरा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बेसिक जो जरूरतें हैं, कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हो जाना। जैसे अगर हम लोग अगर यूरोप की अगर हम बात करते हैं मुख्य तौर पे, यूरोप के पास में ऊर्जा जरूरतें अपने आप पूरी करने की क्षमता नहीं है। वो जी, बहुत बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा है वो रूस से लेता है। और रूस में जो रूस में दो लाइनें हैं, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम 1, जिस पाइपलाइन से अभी यूरोप और जर्मनी में ऊर्जा दी जाती है। और दूसरी एक पाइपलाइन है जो बन रही है, जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। जी, तो जब युद्ध हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जब प्रतिबंध लगाए गए, तो रूस ने भी थोड़े सा एक हाथ खींचा, दाम बढ़े। अब यह है कि पूरा यूरोप त्राही त्राही करने लगा, गैस के दाम बढ़ने लगे। तो जरा सी सप्लाई में संकट आने की वजह से वो दाम बढ़ने लगे। सर्दियों के दिन थे, उसमें बहुत ज्यादा गैस की जरूरत होती है अपने घरों को गर्म करने के लिए। यूरोप अमेरिका में काफी जरूरत पड़ती है, रूस में भी जरूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि उनके यहाँ गैस होती है तो उसकी हम बात नहीं कर सकते। तो वहां पर गैस सारी महंगी हो गई। अब सवाल है, महंगाई की मार से तो जनता को बचाना है। एक कृषि के संकट हो गया, क्योंकि गेहूं का निर्यात नहीं हो पाया। रूस और यूक्रेन मिलाकर करीब 17% पूरी दुनिया का, मतलब पूरी दुनिया का लगभग करीब 23% ये गेहूं की सप्लाई करते हैं, दोनों देश मिलकर। उस पे भी संकट आ गया। हालांकि बाद में रूस ने इजाजत दे दी यूक्रेन को, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर दे दी कि आप कुछ अपना टन मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन इस महंगाई को थामना बहुत जरूरी था, तो फेडरल बैंक को भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अचानक बढ़ते गए, और दूसरी बात है, बड़ी एग्रेसिव तरीके से बढ़े। 4 बार उसने 0.75 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करी। ये बहुत ही काफी था।
इतने बेसिस पॉइंट की थी कि बाकी लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ना किसी बैंक को संभलने का मौका मिला, ना वो इतनी तेजी के साथ घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया, इतनी तेजी के साथ बढ़ता चला गया। और फेडरल बैंक के मुखिया ने भी बिल्कुल साफ साफ कहा कि हमको तो महंगाई को कम करना है, हमारी पहली प्राथमिकता महंगाई है। अर्थव्यवस्था की गति को हम सेकंड प्रायोरिटी में लेते हैं, पहली प्रायोरिटी महंगाई। महंगाई थामने के लिए उन्होंने बढ़ाया। अब दिक्कत ये है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो मुझे लगती है कि इससे बैंकों की तो हालत खराब हो। अब बैंक करेंगे क्या? बैंक करेंगे क्या, इसमें दो चीजें हैं। पहला, बैंकों को कैपिटल चाहिए होगे। अगर लोग पैसे अगर मांगने लगते हैं, सारा बैंक अगर पैसे मांग, सारी दुनिया, सारे उपभोक्ता, सारे इन्वेस्टर्स अगर पैसे मांगने लगते हैं, सारी कंपनियां या जिन्होंने बॉन्ड में निवेश किया वो, बैंक दरअसल इंटरमीडियरी होती है। बैंक खुद अपने पास से नहीं बेचती, वो बेसिकली दूसरों से बॉन्ड खरीदा, उन्होंने आपको बेच दिया, है ना? इस तरीके से काम होता है वो। तो अब सवाल ये है अब इस। आलोक जी, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। अमेरिका और यूरोपीय देशों की सरकारें वर्तमान बैंकिंग संकट से उबरने के लिए जो कदम उठा रही हैं, क्या आपकी नजर में वो पर्याप्त हैं? हाँ जी, इस समय जो कदम उठाए गए हैं, अमेरिका और पूरी दुनिया की जो छह बड़ी जो बैंकें हैं, सेंट्रल बैंक हैं, उन लोगों ने जो कदम उठाए हैं वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला, ये परसों ही फैसला हुआ है। उस फैसले में ये किया गया है, सबसे पहले तो मैं बता दूं उसमें शामिल कौन है। उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड शामिल है, बैंक ऑफ जापान शामिल है, स्विस बैंक शामिल है, फेडरल बैंक शामिल है, बैंक ऑफ कनाडा शामिल है। ऐसी इस तरीके की टोटल छह बैंकें हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी जो बैंकें हैं। उन लोगों ने एक एक साझा एक अपना वो मंच बनाया है। मतलब उसको मंच को कहना उचित नहीं होगा, मंच तो विचार विमर्श के लिए होता है। एक व्यवस्था बनाई है। व्यवस्था ये बनाई है कि किसी भी को अगर डॉलर की जरूरत होगी, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर ही एक मुद्रा विनिमय का एक प्रमुख साधन है। तो बोले कि अगर वो डॉलर की जरूरत होती है, अगर अगर जरूरत किसी को भी होती है डॉलर की, तो जी। बैंकों में, इन सभी बैंकों में डॉलर का फ्री फ्लो होगा। यानी इधर से पैसा उधर दे दिया जाएगा। देखिए, बात केवल भरोसा की है। अगर भरोसा डगमगाता है तभी तो लोग पैसे मांगेंगे। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, एक हमने किसी एक बैंक में हमने पैसा लगाया, वहां से बॉन्ड खरीदे, जो भी किया, अपने बैंक में पैसा लगाया, तो जी। सवाल है, हमें घबराहट तो तभी होगी ना जब हम पैसा मांगने जाए और हमको पैसा ना मिले। अगर पैसा मिल जाता है तो हाँ, घबराहट तो खत्म हो तो जाएगी। भरोसा तो कायम रहे। भरोसा कायम रहेगा। तो भरोसा ही कायम रखना, अभी जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, सबसे महत्वपूर्ण है कि भरोसा आप कैसे कायम रखते हैं। और इस कदम से मुझे लग रहा है कि भरोसा कायम हो जाएगा। लेकिन एक खतरा भी है, एक खतरे की घंटी अभी बज रही है। वो ये है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने 2023 को एक अनिश्चितता भरा वर्ष करार दिया है। और ये भी कहा है कि इस साल दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती रहेगी, एक स्लो डाउन रहेगा। स्लो डाउन का भी काफी है, अगर 1 दशमलव से भी ज्यादा का स्लो डाउन हो सकता है। अगर दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में अगर 1 दशमलव से ज्यादा का, अगर 1 दशमलव से 1 पॉइंट से अगर ज्यादा का अगर स्लो डाउन आता है, तो आप ये मान करके चलिए कि एक दुष्चक्र है, एक विशियस साइकिल है, ये शुरू हो गया है। कदम जरूर उठाए जा रहे हैं ये, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि ये सब डूबने जा रहे हैं। इसमें एक खतरा है डूबने की, जहां तक अगर आपने जो बात की, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको एक समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग क्रेडिट स्विस की अगर हम बात करें, जी। तो क्रेडिट स्विस में हुआ क्या? क्रेडिट स्विस में इन लोगों ने जोखिम लिया बिना ढंग से। रिस्क को, एक रिस्क मैनेजमेंट एक होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट, एक ऑफिसर भी होता है, चीफ जी। रिस्क ऑफिसर। ये हर बैंक में होता है, यानी कि केवल एक ही बैंक में, हर बैंक में होता है। और जितने ज्यादातर वो जो बड़े लोन होता है, उसकी टीम उसको वो उसकी वेटेज देखती है, उसकी वेटेज क्या है। क्या वो दो चीजों पर देखती है। एक तो बेसल 3 नॉर्म्स के कारण एक हो गया कि कैपिटल एडुकेसी कितनी है, कैपिटल एडुकेसी टू डेट, मतलब एक पूंजी की पर्याप्तता आपके कर्ज के मुकाबले कितनी है, कि अगर आपात स्थिति अगर आती है तो क्या आप इससे निपट सकते हैं। ये दरअसल 2007 और 9 में जब एशियाई टाइगर्स का जब पतन हुआ था,
तो 2007-8 की जब मंदी आई थी ना, तो उसमें एशियाई टाइगर टाइगर जो देश थे ना, ये मतलब हमारे एशिया के जो पूर्वी देश है, उनका जब वो पतन हुआ था, अर्थव्यवस्था जब उनकी चौपट होने लगी थी, तब ये उसके बाद में पूरी दुनिया जागी थी उस अर्थव्यवस्था के पराभव के पतन के बाद में जागी थी, और उन्होंने बेसल थ्री नॉर्म्स बनाए थे। बेसल थ्री नॉर्म्स में यही किया गया था कि आप जो भी कर्ज दे रहे हैं उसके हिसाब से, आपने वेटेज के हिसाब से आप अपनी पूंजी की पर्याप्त राशि रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पूंजी की तो रखी, लेकिन जो लोन दिया ना, लोन जो एक तरीके से कहना चाहिए कि वो बैड हो गया, वो दिवालिया हो गए जिन कंपनियों को लोन दिया। अब क्या करेंगे अब? तो सबसे बड़ा एक संकट वो भी है बैंकिंग सेक्टर में पूरी दुनिया के सामने, और इवन भारत के सामने भी एक सबसे बड़ा संकट है कि जो आप लोन दे रहे हैं, क्या लोन में आप रिस्क वेटेज का है, जो जोखिम की जो क्षमता है या जो जोखिम की जो आशंका है, क्या उसका ढंग से मूल्यांकन किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्रेडिट स्विस के पतन के पीछे भी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने दो तीन एक ऐसी फर्म को बड़े लोन दे दिए गए ढंग से उसका मूल्यांकन किए बगैर। तो नतीजा ये हुआ कि वो दिवालिया हो गए, तो इनका पैसा भी डूब गया। क्या करते हैं? अब एक संकट एक और बड़ा है। अब एक संकट है कि भरोसा, भरोसे के अलावा अब दो तीन चीजें, भरोसा, सुस्त अर्थव्यवस्था, और ब्याज दरों का बढ़ना या नहीं बढ़ना। आज जब हम लोग अब बात कर रहे हैं, अभी दिन है, शाम जब आपका जब ये प्रोग्राम जब लॉन्च हो रहा होगा, तब वहां पर फेडरल बैंक अपनी वो नई मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की उसकी बैठक हो रही है। वो शाम को जिस समय आप प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, 8 बजे, 8 PM पर लॉन्च करेंगे ना, जी जी तो 8 PM पर फेडरल बैंक के, रिजर्व बैंक की नई दरें आ जाएंगी। तो उन बिल्कुल। दरों से पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो वित्तीय जो जो अस्थिरता है, उसको फेडरल बैंक किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से भांप रहा है। अगर उसने रिजर्व बैंक अगर फेडरल बैंक ने अगर अपनी बैंक दरें बढ़ाई, अपनी ब्याज दरें बढ़ाई, तो आप ये मान करके चलिए वो जोखिम का एक आकलन कर रहा है, और उसको मालूम है कि ये संकट लंबे समय तक नहीं है। अगर मान लीजिए लोगों ने अगर छोटे टर्म्स के लिए है, तो कुछ समय के लिए टर्मोइल आएगा, और वो आंधी और तूफान कुछ समय में निपट जाएगा, और फेडरल बैंक और बाकी दुनिया की बैंक इससे निपटने में सक्षम होगी। ये तो स्थिति है कि अगर वो बढ़ाता है, अगर वो नहीं बढ़ाता है, यथावत रखता है, तो ये और बड़ा जोखिम है, और बड़ी खतरे की घंटी है, दुनिया के केवल वित्तीय स्थिरता के लिए नहीं, दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं के लिए, दुनिया की तमाम बैंकों के लिए, वित्तीय संस्थानों के लिए, इन सब के लिए एक बहुत बड़े एक दुष्चक्र चालू हो जाएगा। ये आपके रात के 8 बजे तक इसके पत्ते खुल जाएंगे। धनकर जी। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट आई है पिछले दिनों कि अमेरिका के 186 बैंक डूबने के कगार पर है। इसके पीछे क्या लगता है? देखिए, इस तरीके की रिपोर्ट्स रहती है, वही है कि रिस्क मैनेजमेंट पर आपने काम किया, उसको देखा, आपने उसका देखा कि बेसल थ्री नॉर्म्स के हिसाब से कितना पैसा उनके पास में है कि नहीं है। बात वो नहीं है। इस तरीके की रिपोर्ट थोड़ी सी एक अतिरेक है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हो सकता। आंशिक तौर पे कुछ बैंकों में हो सकता है, कुछ घोटाले हो सकते हैं, कुछ वो फ्रॉड हो सकते हैं, उसकी वजह से ये सब चीजें हो सकती हैं। जी लेकिन उसके आधार पर मेरा ये मानना नहीं कि अगर अमेरिका में डूब जाएगा। देखिए, मंदी आ सकती है, सुस्ती इकोनॉमी की है, मंदी आ सकती है। मंदी कितनी भयावह होगी ये है। मंदी जब आती है, अगर आप देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय के दौरान में जो जो मंदी आई थी, उस मंदी जी। ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चौपट कर दी थी, कई सारी बैंकें धराशायी भी हुई थी। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हुई थी धराशायी, लेकिन ये एक फेज आता है। लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी, सारे के सारे कंगाल हो जाएंगे। हाँ, जिन लोगों ने नियमों का पूरी तरीके से पालन नहीं किया है, वो उन सारे देशों के बैंक का, उन देशों के वित्तीय संस्थानों को, उनको एक घाटा होगा। अगर आप अगर हम इसको भारत के संदर्भ में अगर हम देखना चाहते हैं, तो आप ये याद करिए, एक बार यूटीआई एक बहुत बड़ा ट्रस्ट हुआ करता था, बहुत बड़ा यूटीआई एक संस्थान, वित्तीय संस्थान था वो। आप याद करिए उसके मास्टर शेयर कितने मशहूर हुए थे, आज से कम 35-40 साल पुरानी बात है। लोगों ने पैसा निवेश किया, लोगों ने डूबा भी किया। सवाल है बिल्कुल। कि आपको देखना तो पड़ेगा। मैं अब मेरा पीएनबी सवाल, पे अगला निवेश हुआ। सवाल यही है कि भारतीय इस वर्तमान बैंकिंग संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर
क्या असर पड़ सकता है? देखिए, अर्थव्यवस्था पे असर ज्यादा बड़ा तो नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये कैसा है कि भारत के जो बैंक्स हैं, या जो विदेशी जो बैंक्स है, सबसे पहले हम लोग विदेशी बैंक को लेते हुए चले, इनका भारत का जो एसेट है ना, एसेट में इनकी भागीदारी लगभग करीब 1% के करीब है, इससे ज्यादा नहीं है जी। भारत की टोटल एसेट्स में। तो इसलिए बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज है, इन लोगों ने खुदरा बैंकिंग नहीं करी। विदेशी बैंकों की लगभग करीब भारत में लगभग करीब 45 के करीब इनकी ब्रांच हैं, मतलब जो काम कर रही हैं। इनमें से कुछ बड़ी बड़ी भी हैं, जैसे जेपी मॉर्गन भी है, एचएसबीसी भी है, सिटी बैंक है। सिटी बैंक को तो खैर बहरहाल एक्सिस ने खरीद लिया उसको। तो इस तरीके के हैं, ये काम कर रही है, लेकिन एक ज्यादातर ये कॉर्पोरेट लोनिंग में काम कर रही है, और ये वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है। तो जो वेल्थ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि ये एचएनआई के लिए काम करती हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए काम करती हैं, वित्तीय संस्थानों के लिए काम करती हैं। ये देखती हैं कि भारत की कंपनियों की क्या स्थिति है, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनको वो लोन दिलाना हो, तो वो जो उसके लिए जो मानक जो होते हैं, उन मानकों को पूरा करने के लिए, उन मानकों के बारे में जागरूक करने के लिए, और बीच में एक मध्यस्थता का काम करती हैं, और उसमें बताती हैं कि आपके ये कागजात, ये सब, या ये सब मजबूत होने चाहिए, ये सब, तभी आपको लोन मिलेगा। और वो ब्याज दरों का भी कई बार वो उसका मूल्यांकन करती है, उस पर बात करती है वो। कुल मिलाकर इंटरमीडियरी होती है। और इसके अलावा ये फॉरेक्स पे भी काम करती हैं। फॉरेक्स का मतलब जो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें मुख्य तौर पर ये उसमें भी काम करती हैं, उसमें ब्याज दरों में भी ये काम करती हैं। तो अपने एचएनआई से लेकर ये बड़े लोगों की सर्विस मुहैया कराती हैं। तो अब जहां तक ये बात है कि इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन कितना असर पड़ेगा। अभी एक ऐसा है कि रिजर्व बैंक की अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ये कल ही रिपोर्ट जारी हुई है। उस इकोनॉमी में भी उन्होंने यही बात कही है कि इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका भारतीय बैंकों का या भारतीय वित्तीय संस्थानों का उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है। लेकिन ये मेरे को पूरा सच नहीं लगता। इसलिए पूरा सच नहीं लगता, अगर हम लोग एक अदानी समूह की अगर हम बात करें, तो अदानी समूह ने भारतीय बैंकों से या भारतीय संस्थानों से जितना पैसा लिया है, उससे कहीं ज्यादा पैसा इसने विदेशी संस्थानों और बैंकों से लिया है। आप याद करिए। तो जोखिम तो है। अगर उन लोगों को, अगर वो हालत उनकी खराब होती है, तो आप क्या करेंगे? ये भी एक समझने वाली बात होती है। और हम लोग जो एक बात कर रहे थे वो रह गई थी, जैसे भारतीय बैंकों का जो एक मर्जर हुआ है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के या की सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2008 और 9 में जब वो 11 में लगभग ये वित्तीय संस्थान जो बेसल थ्री नॉर्म्स, जब अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है, भारत का नहीं है, या किसी कांग्रेस सरकार ने बनाया या भाजपा सरकार ने बनाया, ऐसा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड। तो बेसल थ्री के हिसाब से ही भारतीय में पूंजी की, बैंकों में पूंजी की पर्याप्तता रहे, तो इसीलिए बैंकों का मर्जर करके बैंकों को बड़ा बनाया गया, ताकि उनको जोखिम है वो कम से कम हो जाए। अब एक आपका जो एक दूसरा जो उसका दूसरा पहलू है सवाल का, कि भारतीय बैंकों की वित्तीय सेहत तो बहुत अच्छी है। अभी तो हमारे जो वित्त राज्य मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री का क्या नाम है, एक बार नाम देखता हूँ, नाम भूल जाता हूँ उनका। भागवत के करार। भागवत के करार ने एक अभी लोकसभा में एक लिखित प्रश्नोत्तर में इन्होंने बताया है। ये बात है 20 तारीख की, 20 मार्च को लिखित प्रश्नोत्तर में उन्होंने बताया है कि 2022 दिसंबर में भारतीय बैंकों का जो एक एनपीए है, ये हो गया है 5.53%, लगभग 5.5%। और क्या स्थिति थी इससे पहले? आज से 4 साल पहले, मार्च 2018 में, भारतीय बैंकों का जो एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, डूबत कर्ज जिसको बोलते हैं, वो था 14.6%। तो इसके जी। हिसाब से अगर आपको आंकड़े को अगर ये देखें, बिल्कुल एकदम सतही तरीके से देखा जाए, तो आप ये समझेंगे कि इसमें आपको तो, ये तो बैंकों ने 9% अपना एनपीए कम कर लिया। लेकिन ये एक है, अगर आप ढंग से चश्मा लगा करके अगर आप देखेंगे, कायदे से मूल्यांकन करेंगे, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि 10,95,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ भी किए गए। और राइट ऑफ में आपकी जानकारी में बता दूं, हमेशा ये डूबत कर्ज, एनपीए का ही राइट ऑफ किया जाता है। तो इसलिए भारतीय बैंकों की स्थिरता पर इन पर मैं भरोसा करता हूँ, इन्होंने सही बयान दिया होगा।
लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनौती बड़ी है भारतीय बैंकों को और कितनी बड़ी है, ये हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, वी अनंत नागेश्वर, वी एस नागेश्वर, जो अभी बने हैं हाल फिलहाल। जी। आश्चर्य की बात तो ये है कि जब आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया जा रहा था, उससे बेचारे वो चंद रोज पहले ही उनको सीए बनाया गया था, जबकि उन्हीं को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना होता। ये खैर भी संगतियां हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो बहरहाल उन्होंने भी कहा कि यूएस के में जो इकोनॉमी है, ये जो बैंकों का है, ये एक संकट है, और भारतीय बैंकों को, भारतीय वित्तीय संस्थानों को अलर्ट रहने की जरूरत है। ये एक दबे ढके शब्दों में उनका ये कहना बिल्कुल सही है। आलोक जी, अलर्ट रहने की जरूरत है। क्रेडिट स्विस और यूबीएस बैंक के विलय से भारत में इन बैंकों के करीब 14,000 कर्मचारियों पर छटनी की तलवार लटक रही है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स पर भी इनका कितना और कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कर्मचारियों की छटनी होगी, ये तो बात सही है, क्योंकि जो टेक ओवर डील हुई है, टेक ओवर डील में केवल दो ही चीजें हुई हैं कि यूबीएस का चेयरमैन और यूबीएस का सीईओ वो कुर्सी पर बरकरार रहेंगे। दोनों तो जाहिर बैंकों सी के बात जो है है कि 7-7 हजार कर्मचारी हैं भारत में। दोनों हाँ, बैंकों वो के सात देखिए, सात हजार कर्मचारी अगर हैं, तो देखिए जब भी निश्चित कोई रूप से। मर्ज होता है, जब भी कोई मर्ज होता है, टेक ओवर होता है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय के बाद में वो कर्मचारी अ, हटते हैं। अगर आप एयर इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा टाटा समूह ने जो एक अधिग्रहण किया, जो खरीदा उसको, जी। एयर इंडिया का, एयर इंडिया में भी तो यही है कि आप 2 साल तक किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं करेंगे। शर्त तो यही है ना, 2 साल तक। ऐसा नहीं कि आप किसी को निकालेंगे ही नहीं। तो ये तो निजी है, जब प्राइवेट, इसी जब तरह बैंक्स आईटी हैं। कंपनियां जो हैं, उनका काम हम्म, ज्यादातर जो है वो अमेरिका से ही आता है, और स्टार्टअप का पैसा भी ज्यादातर विदेशी बैंकों में जमा है। तो इस पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, इन पे तो असर पड़ना है। स्टार्टअप के लिए तो ये कहना चाहिए कि ये कि दुष्चक्र शुरू हो गया है। उनको एक अपना संभालना बहुत मुश्किल होगा। कर्मचारियों को संभालना, उनकी अपनी ग्रोथ को कायम रखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और जाहिर सी बात है कि अगर भारत का जो भारतीय स्टार्टअप की जितनी जो धूम मचाई जा रही थी, जितने जो कसीदे पड़े जा रहे थे, ऐसी क्षमता नहीं है। हाँ, यूनिकॉर्न निश्चित तौर पर बने। यूनिकॉर्न हम लोग बोलते हैं जो $1 अरब की कंपनियां जो बन जाती है, इनका जो टर्नओवर हो जी। जाता है, तो यूनिकॉर्न में भारत ने निश्चित तौर पर, भारत ने कुछ सफलताएं हासिल करी हैं। कुछ बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न भी बने हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि तमाम स्टार्टअप बंद भी हुए हैं, पूंजी के अभाव में, मांग के अभाव में, या जो तकनीक उन्होंने खोजी थी, जो प्रोडक्ट उन्होंने इजाद किया था, वो मार्केट में उस तरीके से स्वीकार नहीं किया गया। तो इसलिए चुनौती स्टार्टअप्स के लिए तो काफी बड़ी है। और कर्मचारियों वाली बात है, कर्मचारियों में तो आपके मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि देखिए, असर तो पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। और कुछ लोगों की छुट्टी तो होनी स्वाभाविक अब है, एक पहला काम तो अंतिम यही है। सवाल है। अब एक अंतिम सवाल आपसे कि भारत के बैंकिंग सिस्टम पर अमेरिका और यूरोप के बैंकिंग संकट का क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारतीय बैंकों में जमा लोगों का धन कितना सुरक्षित है? अ, असर तो देखिए पड़ेगा। असर की तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि असर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, नहीं पड़ेगा, इस चीज को तो नहीं माना जा सकता। जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा मैंने अभी पिछली बार बताया कि दुनिया की 6 बड़ी बैंकों ने एक आपस में समझौता किया है, उसमें डॉलर का फ्री फ्लो होगा, ताकि एक अविश्वास वाली बातें, भरोसा जो उठने की बातें हैं, उससे निपटने के लिए डॉलर को मुहैया करा दिया जाए, जिस जगह जहां पे इसकी जरूरत महसूस होती है। अब असर तो आएगा। असर इसलिए आएगा कि भारत में जैसे एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती है, ईसीबी होती है, भारतीय कॉर्पोरेट्स भी विदेशों से पैसा उठाते हैं, भारत के से भी उठाते हैं, विदेश के वित्तीय संस्थानों से भी उठाते हैं। तो उसका एक असर तो आएगा। अगर वहां पर पूंजी की दिक्कत आएगी, तो यहाँ भी दिक्कत आएगी, वर्किंग कैपिटल की दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम कितना भी आशान्वित हो, कितने भी रिजर्व बैंक की अभी जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी कल जारी हुई है रिपोर्ट, उसमें खूब आशावादिता की बातें की गई है। अच्छी बात है, आशावादी होना चाहिए, इसमें बिल्कुल गलत बात नहीं है। लेकिन वो धरातल के करीब भी होना चाहिए। आपकी आशावादिता इतनी होनी चाहिए कि लोगों के गले भी उतरे। ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिकी और बैंकिंग संकट का आंशिक असर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर की गति पर पड़ेगा, और खास तौर पर आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स में रोजगार प्रभावित होंगे। लेकिन ये कोई खास चिंताजनक बात नहीं है। अर्थव्यवस्था में इस तरह के उतार चढ़ाव होते रहते हैं,
खास बात यह है कि भारतीय बैंकों में जमा लोगों का धन 90% तक सुरक्षित है, जबकि अमेरिका में इसमें 66% इसमें धनकर जी में है। इसमें धनकर जी मैं एक बात कहूंगा, आप जो ये कह रहे हैं अमेरिका का 86%, 66% और भारत का इतना, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा है कि इससे पहले जो डिपॉजिटरी इंश्योरेंस स्कीम होती थी, ये पहले इसमें 1 लाख तक का इंश्योरेंस था। अभी उसके बाद में ये इंश्योरेंस की सीमा बढ़ा करके 5 लाख तक कर दिया गया। तो इस जी, चीज को समझना पड़ेगा कि हमारी जो भी जमा है बैंकों में, 5 लाख तक की उसकी इंश्योरेंस है, वो सरकार उसको मुहैया कराएगी। धनकर जी। धन्यवाद आलोक जी, आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।